Hello students, myself Suman Shekhawat and I am teaching Social Science in Gromore School, Himatnagar. Students, this is our fourth video for chapter 1 and now our today's topic is expansion of the company rule. So let's start. Expansion of the company rule. The English government passed a regulating act in 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. Means students, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ऐसा रूल पास किया, एक ऐसा नियम बनाया जिसके अंदर जो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हमारी ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको डायरेक्टली कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नर जनरल जो बिलोंग करते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट से, वो लोग उसको कंट्रोल करेंगे. द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम. अब जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो इसके अंडर आते थे. दस वॉरेन हास्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो जो वॉरेन हास्टिंग थे, जिनकी आप ऊपर पिक्चर देख रहे हो, वो पहले गवर्नर जनरल बने इंडिया के. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकेंड मैसूर वॉर विद हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वेज्ड. अब जब उनका कार्यकाल चल रहा था उस समय क्या हुआ? पहला मराठा वॉर जो हुआ था मराठास के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, एंड सेकेंड मैसूर वॉर हुआ, वो हुआ हैदर अली के साथ, जो कि कौन थे? टीपू सुल्तान के फादर. बट द प्रॉब्लम्स फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर्स सिमिल्टेनियसली. यानी क्या हुआ? वो मराठास के साथ में एक तरफ वॉर कर रहे थे और एक तरफ वो वॉर कर रहे थे मैसूर में. तो लगातार एक के बाद एक, या यूँ कहें कि एक साथ दोनों के साथ में वॉर करने से क्या हो रहा था? उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. वो किसको फोकसली हैंडल करे वो उनको समझ में नहीं आ रहा था. सो क्या हुआ? कॉर्नवालिस टुक ओवर गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हास्टिंग. वॉरेन हास्टिंग के बाद में कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल का पद संभाल लिया. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर took place with टीपू सुल्तान. तो जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे तब मैसूर के साथ जो तीसरा वॉर हुआ, जो कि किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ में. और टीपू सुल्तान को हम लोग किस नाम से जानते थे? टाइगर ऑफ मैसूर. द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निजाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान. देखो, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बहुत ही चालाक थे. इन लोगों ने हमें हराया, और कैसे हराया? हमारे ही लोगों के साथ हाथ मिला के, धोखा दे के हम लोगों को हराया. तो वैसे ही टीपू सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं था. लेकिन कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने मराठास के साथ में और निजाम के साथ में हाथ मिला लिया, उनको कुछ उनके बेनिफिट्स बता दिए और उस तरीके से टीपू सुल्तान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी. सो टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. अब पता है कि सामने जब कंबाइंड एक ग्रुप में आ जाते हैं तो क्या होता है? अगला वाला स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो वैसा ही हुआ. टीपू सुल्तान को पता है कि वो कंबाइंड फोर्स के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली. Now students, after Cornwallis, Sir John Shore become the Governor General. Means Cornwallis के बाद में Sir John Shore को Governor General बनाया गया. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas become stronger. Means जो Sir John Shore थे उनकी कुछ rigid policies, मतलब बहुत ही कठोर नीतियाँ जो होती है, उसकी वजह से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का फेम डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा, और जो मराठास थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगे, यानी वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए. सो गवर्नर जनरल वेल्सले
who came after John Shore got the responsibility of making the company supreme in India. Means उनके बाद में जो गवर्नर जनरल आए वेस्ले, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो कंपनी को इंडिया में सुप्रीम बना देंगे, सर्वोपरि बना देंगे, सबसे ऊपर. उसके बाद में फॉर दिस वेल्सले इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोज. दैट मीन्स जो वेल्सले थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम बनाने के लिए क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी वजह से मोस्टली लोग उनके जो बोलते हैं चंगुल में फंस गए. लेट्स अंडरस्टैंड कि वो सिस्टम क्या था, उसमें कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड हुए. सो वेरी फर्स्ट, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. उस सिस्टम का नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, शर्तें, नियम जिसको हम कहते हैं. सबसे पहले, द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम. दिस आर्मी वुड प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स. मीन्स जो पर्टिकुलर स्टेट इस सिस्टम को अडॉप्ट करता था, मानता था, उसको वो लोग जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लोग अपनी ट्रेन करी हुई आर्मी भेजते थे ताकि वो आर्मी उस स्टेट को इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से बचा सके. यानी बाहरी और आंतरिक जो भी अटैक्स हुआ करते थे उनसे वो आर्मी उनको बचा सके. इन रिटर्न उसके बदले वो क्या करते थे, द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविजंस with equivalent income to the Britishers. That means जो ये एक्सेप्ट करते थे उनकी आर्मी जो वहाँ आती थी तो उसके बदले उन लोगों को क्या करना पड़ता था, एक तो उस आर्मी का जो भी खर्चा हुआ करता था वो पर्टिकुलर स्टेट को अफोर्ड करना पड़ता था. यानी उतनी ही इनकम उन लोगों को उनको देनी पड़ती थी. आर्मी होती ब्रिटिशर्स की थी बट उनको पे कौन करता था, स्टेट पे करता था. देन थर्ड पॉइंट, without the permission of the company, the state will not wage war or sign treaty with other states. यानी कि कंपनी की परमिशन लिए बगैर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूछे बगैर कोई भी स्टेट कोई भी युद्ध नहीं कर सकता था या फिर कोई संधि, ट्रीटी मीन्स संधि, वो किसी दूसरे स्टेट के साथ में नहीं कर सकते थे. अगर उनको ऐसा कुछ करना होता तो पहले कंपनी से उनको परमिशन लेनी होती थी और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा कर सकते थे. एंड फोर्थ पॉइंट इज, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली. यानी जो स्टेट हुआ करता था, अपना राज्य हुआ करता था, उसकी जो असेंबली कहते हैं, उनका जो राज दरबार होता है, उसके अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है. इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एक सदस्य उनके राज दरबार में होना ज़रूरी है. उसके बाद में लास्ट है, अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट. अब यहाँ पे अदर एम्प्लॉयज फॉरेनर्स कौन थे, यानी कि फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, ये सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के जितने भी हमारे लिए दूसरे फॉरेनर्स थे उन लोगों के लिए उन्होंने कहा कि आप उनमें से किसी को भी अपने स्टेट में काम नहीं दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, मीन्स उनको रख नहीं सकते हो आप. अब ये जो सिस्टम है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसको कौन कौन से स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया तो वो हम लोग देख लेते हैं. द स्टेट्स रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, वेरी फर्स्ट इज निज़ाम, देन मैसूर, देन अवध, फिर गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर. ये सारे के सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसमें एक तरह से जाल है, बीच में हमारे राजा महाराजा हैं. ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था कि जो इनको अपने चंगुल में फंसा लिया तो वो इसमें से निकल नहीं सकते थे. दैट मीन्स जिसने भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया वो कंप्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो गया था. वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था.
एक तरह से वो उनके पपट बन चुके थे, उनके इशारों पे ही उनको सारा काम करना पड़ता था। सो इसलिए क्या हुआ, दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। तो ये जो सिस्टम था इसको हमने स्वीट पॉइजन के नाम से देखा। क्यों? क्योंकि राजाओं को पता भी नहीं चला कि उनके साथ में ये जो सिस्टम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे उनका सब कुछ चला जाएगा। By implementing this system, Wesley annexed many provisions and expanded the rule of East India Company। यानी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद, लागू करने के बाद, जो वेल्सले थे उन्होंने काफ़ी सारे राज्यों पे अपना अधिकार जमा लिया और अपने रूल को और ज़्यादा बढ़ा लिया। Now Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused। जो वेल्सले थे उन्होंने टीपू सुल्तान को भी कहा कि आप ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लो, लेकिन क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। फॉर डिक्लाइन द अलायंस सिस्टम, द कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निजाम अटैक मैसूर इन 1799। अब देखो फिर से क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी अकेले आक्रमण नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया, इस बार निजाम जो स्टेट था, जो इनके सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जिसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, उनके साथ मिलके फिर से मैसूर पे अटैक किया इन 1799 में, और ये फोर्थ वॉर था। सो ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते करते इस बार जो हमारे टीपू सुल्तान थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। नाउ आफ्टर वेल्सले, हास्टिंग केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल। यानी वेल्सले के बाद में वॉरेन हास्टिंग जिसको हम कह रहे हैं वो आए एज ए गवर्नर जनरल। ही वेज्ड अ वॉर विद नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी। अब उन्होंने क्या किया, जो पर्टिकुलर वॉरेन हास्टिंग थे उन्होंने एक गुरखास की आर्मी बनाई। एंड हास्टिंग फाउट अ बैटल विद द पिंडारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम। अब जो हास्टिंग थे उन्होंने पिंडारास आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर आप लोगों को पता हो तो। आई थिंक बिफोर 9 years एक मूवी आई थी वीर, सलमान खान की, उसके अंदर एग्जैक्टली पिंडारास कम्युनिटी होती है और वो इसी पे बेस था। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ पिंडारास कौन थे। तो उन लोगों के साथ में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक तरह की अलग ही कम्युनिटी थी। ये क्षत्रिय जिसको हम लोग बोलते हैं उनमें इंक्लूड नहीं हुआ करते थे, पिंडारास थोड़े अलग थे। और उन लोगों ने भी क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में युद्ध किए थे। लेकिन जो ये हास्टिंग थे इन्होंने क्या किया, उनके साथ में गुरखास कंपनी के साथ मिलके उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। विद द थर्ड मराठा वॉर द सुप्रीमेंसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश। अब मराठास के साथ में जब उनका थर्ड वॉर हुआ तब क्या हुआ, कंपनी की सुप्रीमेंसी पूरे लगभग इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब सबसे ज़्यादा ताकतवर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। ओके, अब उसके बाद में क्या होता है, इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल। अब अगर हम बात करें दूसरे गवर्नर जनरल्स की कंपैरिजन में, जो विलियम बेंटिक थे वो क्या थे, वो थोड़े लिबरल गवर्नर जनरल थे। यानी कि थे तो वो भी सख्त, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो थोड़े कम सख्त थे, वो लोगों के लिए थोड़ा अच्छा भी सोचने लगे थे, थोड़े लिबरल हो गए थे, इतनी ज़्यादा सख्ताई नहीं करते थे। बेंटिक बिलीव दैट द डिससेटिस्फिकेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ड्यू टू द imperialist policies adopted by the previous governor generals could not bring about any unity। यानी जो विलियम बेंटिक थे वो ये मानते थे कि अगर जो हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं, राजा महाराजा हैं, वो अगर हमसे इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनको अगर हमसे संतुष्टि नहीं होगी तो हम उन पे कभी भी राज नहीं कर पाएंगे। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें थोड़ी तो छूट देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है, एक दिन तो जो बोलते हैं ना सब्र का बांध टूट ही जाता है। तो उन्होंने देखा कि हमें थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा और इन लोगों पे राज करने के लिए। नाउ सो ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज डीड्स।
इसलिए ये मानते हैं कि वो जो अपने काम करते थे, डीड्स मीन्स उनके जो कर्म हम कह सकते हैं, उनमें थोड़े लिबरल थे कंपेयर टू अदर गवर्नर जनरल्स। ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही लिबरल थे, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे गवर्नर जनरल्स के साथ में तो विलियम बेंटिक को हम लिबरल गवर्नर जनरल मान सकते हैं। उसके बाद में डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। अब 1848 में गवर्नर जनरल डलहौजी इंडिया में आए एंड ही वॉज अ फ्राइस imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. यानी डलहौजी ने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा अपने जो बोलते हैं शासन को बढ़ाने के लिए उन्होंने एनेक्सेशन यानी दूसरे राज्यों को हड़पना स्टार्ट कर दिया। और जो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर, फ्रियलेस मीन्स भयंकर बोल सकते हैं, डरावना बोल सकते हैं, इस तरीके के ऐसे काम किए कि जिससे इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे उनके साथ इंक्लूड होने के लिए। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, आपको मैं बच्चों पिक्चर्स बताती हूँ कि कौन कौन से गवर्नर जनरल थे और वो कैसे कैसे थे। एक बार हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वेरी फर्स्ट वी नो अबाउट द वॉरेन हास्टिंग। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वॉरेन हास्टिंग की है। एंड आफ्टर दैट जो लिबरल गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। एंड लास्ट डलहौजी जिन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को अपने अंडर ले लिया, वो थे डलहौजी। सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम हियर। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। यानी जो डलहौजी गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई थी एनेक्सेशन के लिए, राज्यों को हड़पने के लिए, किस किस तरह की उनकी पॉलिसीज़ थी। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग अ फ्लो चार्ट टू यू कि उन्होंने कैसे कैसे हमारे यहाँ के राज्यों को एनेक्सेशन किया, अपने अंदर मिक्स कर लिया। अब सबसे पहले तो देखो एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी युद्ध के जरिए अपने जो राज्य हैं उनको हड़पना या उनको उनके कंट्रोल में करना, तो ये काम उन्होंने सबसे कम किया। वो लोग जो थे बहुत ही डिप्लोमेटिक थे, यानी ज़्यादा युद्ध नहीं करते थे, वो डिप्लोमेटिक तरीके से उन लोगों ने हमारे राज्यों को हड़पा है। तो हम पहले बाय वॉर देख लेते हैं कि उन्होंने बाय वॉर कौन कौन से हमारे ऐसे स्टेट्स थे जिनको अपने अंडर लिया। सबसे पहले पंजाब एंड आफ्टर दैट पेगू, जिसको हम लोअर बर्मा भी कहते हैं। अब राइट नाउ बर्मा जो है उसको म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं। सो वहाँ का जो एरिया था उन्होंने बाय वॉर एनेक्स किया था। एंड आफ्टर दैट सेकेंड इज एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर। दैट मीन्स हायर का मीन्स होता है उनके वंशज नहीं हो या उनके जो बोलते हैं ना वारिस, बिना वारिस के अगर कोई राज्य है, उनका खुद का अपना बच्चा नहीं है, वो अडॉप्ट करेंगे तो भी ये लोग नहीं मानते थे कि अडॉप्ट करा हुआ सन हम नहीं मानेंगे, तो वैसे राज्य को भी वो लोग हड़प लिया करते थे। तो इसका वेरी बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी को पता होगा झांसी, जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, उनका जो राज्य था वो भी ब्रिटिशर्स ने इसी तरीके से अपने अंडर लिया था। अब इसमें कौन कौन से और दूसरे स्टेट्स हैं हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सतारा, देन जेतपुर, देन संबलपुर, देन उदयपुर। दिस इज द उदयपुर ऑफ बिलोंग्स फ्रॉम एमपी, मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान वाला नहीं है। एंड आफ्टर दैट झांसी, उसके बाद में बेघट, फिर नागपुर। तो ये सारे स्टेट्स हैं जिनको उन्होंने कैसे एनेक्स किया, ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर, यानी जो राजा बिना अपने वारिस के मर गए और अब उस राज्य का कोई वारिस ही नहीं है तो उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसके अलावा है एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी मिसमैनेजमेंट यानी वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वो अच्छे तरीके से अपने राज्य को चला ही नहीं पा रहा है, इस बहाने से उन्होंने कह दिया कि वहाँ पूरा मिसमैनेज है, राजा को कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है अवध। जो अवध स्टेट था, एक तरह से बोलने जाए ना तो उनकी पूरे हिस्ट्री में बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन। अब
ऐसे भी उन्होंने किया है कि भाई जो बोलते हैं कुछ राज्य ऐसे थे कि जो उनके कर्जे में इतने ज़्यादा डूब गए, उन्होंने उनकी पहले तो हेल्प करी, फिर धीरे 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 उनको ये पता ही नहीं चला कि वो कब उनके ऋणी हो गए, कब उनके कर्जदार हो गए। तो इसका एग्जाम्पल है निज़ाम, यानी कि ना चाहते हुए भी अवध और निज़ाम दो ऐसे स्टेट थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत हेल्प की। जैसे कि अभी प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया, टीपू सुल्तान को हराने में निज़ाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। सो इनकी गलतियों का खामियाजा और दूसरे स्टेट्स को भी इसके अंदर भुगतना पड़ा था। एंड आफ्टर दैट है एनेक्सेशन टू एंड अ नेम शेक रूल। अब इन्होंने क्या किया, नेम शेक नाम परिवर्तन के तौर पे एनेक्सेशन कर लिया। तो इसका दो एग्जाम्पल हैं, कर्नाटका और तंजौर। सो ये सारे डलहौजी की पॉलिसीज थी जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। नाउ बिसाइड बीइंग इम्पेरियलिस्ट, डलहौजी वाज आल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। अब मैं ये कहूँ कि इम्पेरियलिस्ट होने के साथ साथ में साम्राज्यवादी, यानी कि लोगों को वो सुनते नहीं थे, वहाँ सिर्फ उन्हीं का राज चलता था। कहने का मतलब ये है कि वो जो चाहेंगे सिर्फ वही होगा। बट डलहौजी सख्त तो थे, ऐसा तो था ही उनके साथ में कि उन्होंने इंडिया के बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया, लेकिन उन्होंने रिफॉर्मिस्ट भी बहुत किया। मतलब हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स किया, बहुत से ऐसे परिवर्तन किए, बहुत से ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से इंडिया में हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में कुछ अच्छा हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, जो कुछ अच्छा हुआ वो भी उन्होंने अपने लिए ही किया था। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई टू थाने 1853 एडी में स्टार्ट किया गया था, जिसको डलहौजी ने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट इंडियन रेलवे हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड आफ्टर दैट वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम भी, फिर इंस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा। अब देखो, सबसे पहले रेलवे उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उनको ही ज़रूरत थी, उनको अपना जो सामान था वो अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना होता था तो उन्होंने रेलवे को सबसे बेस्ट समझा, तो उन्होंने इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया। वायरलेस सिस्टम भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट किया। फिर जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट थे वो भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, एंड इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस फॉर देयर ओन बेनिफिट। मतलब उन्होंने खुद के ही बेनिफिट के लिए स्टार्ट किया कि लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके, लोग उनको समझ सकें, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें करी। वर ऑल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी ये सारी चीज़ें डलहौजी की जब कार्यकाल था तब ये सारी चीज़ें हुई। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारे देश के अंदर जो हम बोल सकते हैं कि कुप्रथाएं थी हमारे देश की, जो हमारे ड्रॉबैक्स थे, तो उनको भी उन्होंने, जो चाइल्ड मैरिज बाल विवाह हुआ करता था उसके ऊपर बैन किया, उसके ऊपर लॉ पास किया। प्लस हमारे यहाँ पे एक सती प्रथा हुआ करती थी, यानी कि जब भी किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसके पीछे पीछे उसकी वाइफ भी मर जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, वो सिस्टम भी बंद किया, प्लस विडोज को रीमैरिज करने के लिए भी उन्होंने लॉ पास किया। मरना तो, सती प्रथा तो बंद हुई, साथ में कि वो दोबारा शादी कर सके उसके लिए भी उन्होंने ऐसे सारे लॉज पास किए। नाउ विद इन 100 years फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द ब्रिटिश रूल एंड द एम्पायर बोथ एक्सपेंडेड। अब हम ये मान सकते हैं कि लगभग 100 सालों के अंदर, जब से बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ था 1757 से लेकर 1857 तक, लगभग ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य पूरी तरीके से बढ़ा लिया था, हर जगह उनका आधिपत्य साबित हो चुका था। But in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of first struggle for independence in 1857 AD। यानी 100 साल के अंदर लगभग उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया, वो सुप्रीम हो गए, लेकिन फिर उसके बाद में लोगों का गुस्सा, लोगों का डिससेटिस्फिकेशन उनके लिए इंक्रीज हुआ। लोग एक बोलते हैं ना, अपने अंदर एक स्वतंत्रता के लिए
उनकी भावनाएं जागृत हो गई, फ्रीडम वो चाहते थे ब्रिटिशर्स से। सो आप लोगों ने जो झांसी की रानी के बारे में स्टोरीज, मूवीज, सीरियल्स बहुत सारे हैं, उन सब में देखा होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस वो स्टार्ट हुआ, बट कुछ कमियों की वजह से वहाँ पे हम लोग हार गए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अदरवाइज ऐसा मानना था कि हो सकता था कि हम 100 साल पहले ही स्वतंत्र हो जाते, इंडिपेंडेंट हो जाते, बट कहते हैं ना कि अपने ही अंदर 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 इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि हमने जो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड नाउ